पाँव बेचकर सफर खरीदे, सफर बेचकर राहें। पाँव बेचकर सफर खरीदे, सफर बेचकर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मुलाकात के लिए हाजिर हूँ और ये वीडियो जो है पिछले वीडियो से भी संबंधित है, बाकायदा आप कह सकते हैं उसका एक्सटेंशन है। और दूसरा चंद सवालात हैं जो आए हुए हैं, उन दोनों के साथ ही मिला के ये वीडियो है आपके लिए। एक तो सवाल ये आया पिछले वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों का कि तो आपके मुताबिक तो फिर इसका मतलब सच्चा प्यार कहीं है ही नहीं, होता भी है कि नहीं? आपके मुताबिक क्या है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो आपने कहा मिलता नहीं सारी दुनिया ढूंढ रही है। और दूसरा ये कि फिर हमारी गलती क्या? जो यंगस्टर्स हैं उनका ये सवाल खासकर आया, तो फिर हमारी गलती क्या है कि अगर हमें पीछे से विरासत में हमें समझाया ही यही गया कि गाने और फिल्में और पोइट्री और हमारे पास सोर्सेस क्या बचते हैं, कैसे समझे हम? भाषा बनाई तो इसलिए गई थी कि हम अपनी बात एक दूसरे को समझा सकें, कम्युनिकेट कर सकें, वार्तालाप कर सकें। लेकिन अब इतनी ज्यादा भाषाएं हो गई हैं, खासकर अगर इंडिया की बात की जाए, इतनी ज्यादा भाषाएं हो गई हैं कि सबका मिला जुला मिश्रण चल रहा है। इंग्लिश भी आ रही है उसमें, हिंदी भी आ रही है, उर्दू भी आ रही है, स्लैंग लैंग्वेज भी आ रही है। तो बात की इफेक्टिव कम्युनिकेशन खत्म हो गई है। बातें तो बहुत हो गई हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन खत्म हो गया दोस्तों। जड़ से समझें अगर इस बात को कि भाषाओं का ओरिजिन कैसे हुआ था, वो एक अलहदा से अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है। अगर मैं सारांश में आप लोगों से समझाने के लिए कहूँ कि फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए जितना चाहिए वो समझने के लिए आ जाए तो सिर्फ इतना है, पहले इंसान के पास भाषा नहीं थी, शब्द नहीं थे हमारे पास। बोलना तो बहुत लेट सीखा है इंसान ने। पहले इशारों से काम लिया जाता था, जिसे जेस्चर्स कहा जाता है अंग्रेजी में। इशारों से काम लेता था इंसान बताने के लिए, लेकिन फिर बातें इतनी सारी हो गई, इतने सारी भाव व्यक्त करने की जरूरत पड़ गई कि उसके बाद भाषा की इजाद हुई और एक लंबे लंबे दौर के बाद प्रेजेंट की भाषाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक, हिंदी भाषा में शब्द जो ज्यादातर यूज होता है, प्यार होता, स्नेह होता है, प्रेम होता है। तीन मोस्ट कॉमनली यूज जो हैं हिंदी भाषा में हमारे पास है। इंग्लिश में सिर्फ और मोस्टली लव यूज होता। ठीक, उर्दू एनरिच्ड है क्योंकि उसके अंदर जो है फारसी, हिंदी और इंग्लिश भाषा का समागम है, तीनों का उर्दू में। बड़ी मीठी जुबान है। पंजाबी भी रिच लैंग्वेज है, वर्ड हैं, पर वहां भी प्यार और मोहब्बत पे कहानी खत्म हो जाती है जब इस टॉपिक के ऊपर बात आती है। बहुत कम शब्द हैं, इतने सारे शब्द हैं और इन्हें हम बिल्कुल साफ सुथरा इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। आपको अपने भतीजे को अगर कहना हो कि उससे बड़ा प्यार है, तो हिंदी में तो उसके लिए शब्द मौजूद है कि मुझे आपसे स्नेह है, क्योंकि स्नेह छोटों के लिए होता है जो उम्र में छोटे होते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे सेम चीज को तो आप कहेंगे आई लव यू। आपको अगर हिंदी भाषा में प्यार के लिए आग्रह करना है किसी से, तो आप मोस्टली यूज करते हैं शब्द प्रेम, जो कि गहरा है। लेकिन वो एक शब्द हो जाने के कारण
सारे में ही इस्तेमाल हो जाने लगा। जैसे परमात्मा से भी जी प्रेम है, प्रेमिका से, गर्लफ्रेंड से, बोले जी उससे भी प्रेम है। इंग्लिश में फिर वही उसकी कमजोरी ओरिजिन्स की कि उसमें वही फिर आई लव यू। उर्दू, फारसी, अरबी, ये लैंग्वेजेस थोड़ी सी गहरी हैं अपने ओरिजिन में, और ऐसे ही संस्कृत भी थी। लेकिन संस्कृत तो अब आम बोलचाल में यूज होता नहीं, तो उसके शब्दों का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। जो यूज होते हैं या किए जा सकते हैं समझने के लिए, उस हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। सूफिज्म में अगर कहा जाए तो प्रेम के 7 मरहले बताए गए, स्टेजेस बताए गए। अगर सिर्फ परमात्मा के मुतालिक बात हो रही है तो, यानी उससे रिलेटेड अगर बात हो रही है तो बिल्कुल साफ सुथरे बताए गए, और उसी से आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे कि हर रिश्ते के लिए या जिंदगी की हर जरूरत के लिए भाषा का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना तो सभी के लिए, डॉग के लिए भी वही यूज होता है, आई लव यू माई डॉगी, तो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, संकुचा जाते हैं हम, एक बंधन आ जाता है भाषा की वजह से अपने भावों को सामने प्रस्तुत करने का। हुब पहली स्टेज, पहली मंजिल है हुब, जिसे कहा जाता अट्रैक्शन, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो। अब अट्रैक्शन लव की जगह इस्तेमाल नहीं होता, इसे समझ लीजिएगा आप। हुब के मायने होते हैं मोस्टली जो इस्तेमाल हुआ है वो रिलेशनशिप्स मेल और फीमेल के जो बीच में होते हैं उसके लिए हुब इस्तेमाल हुआ, शारीरिक संबंधों के लिए, फर्स्ट स्टेज। दूसरा उन्स, आते हैं उन्स पे, पहले हुब को पूरा कर लें। हुब से ही, रूट वर्ड से मोहब्बत निकली है। सारा टेक्स्ट, फिल्में, गाने, संगीत, जहां जहां वर्ड मोहब्बत यूज हुआ है, अब इसे समझ के सुनिएगा कि क्या ही कहा जा रहा। ठीक, रेफरेंस क्या है हुब का, जो भी मैंने बता के हटा आप लोगों को। दूसरा फिर आता है जो उससे ऊंची स्टेज है, उससे ऊपर की स्टेज है, वो है उन्स। ठीक, जिसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो आएगा वर्ड इन्फेक्चुएशन। एक इंटेंस, गहरा, लेकिन थोड़े वक्त का जुनूनी जुड़ जाना किसी के साथ, लव नहीं है। इंग्लिश में इसके लिए भी लव इस्तेमाल होता है। इन्फेचुएशन कौन बोलता है? आई एम इन्फेचुएटेड अबाउट यू, आई एम इन लव विद यू। इन्फेचुएशन तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है उस लैंग्वेज में मोस्टली। फिर तीसरा वर्ड कीमती आता है, जो तीसरी स्टेज आती है, इश्क। इश्क के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड लव। सिर्फ इश्क का इक्विवेलेंट वर्ड लव है, हर जगह इस्तेमाल होने के लिए नहीं है, लेकिन हम करते हैं इसको। थर्ड स्टेज को, इश्क की स्टेज को हम इलेबोरेटली भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। एक बार पहले 7 जो स्टेजेस हैं ना, वो देख लें क्या होती हैं। फिर आ जाता अकीदत, रेवरेंस, इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसका होता है। हिंदी में अगर इसका अनुरूप शब्द ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा श्रद्धा। प्यार से बहुत ऊपर होती है श्रद्धा, जहां कोई शक शुबा मायने नहीं रहता, खत्म हो जाते हैं सारे शक, कन्फर्म हो जाता है आदमी कि इसी के साथ अब जीवन है। फिर आती है इबादत, जिसका ट्रांसलेशन है वर्शिप। ठीक, स्टेजेस ऑफ
लव के बारे में बात हो रही है कि कैसे लव तक पहुंचा जाता है, जो इंग्लिश का वर्ड है लव, और जिसे अरेबिक में जो बात आएगी इश्क वर्ड से आएगी। ठीक, ये दोनों एक नहीं कह सकते आप, ये दोनों का एक ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हम लोग, गलत हो जाएगा, शब्दों के साथ गलत हो जाएगा। वर्शिप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। फिर आता जुनून। जुनून पागलपन को कहा जाता कि आदमी पागल हो जाए सिवाय दूसरे के, यानी मैं के केंद्र से हट गया, अपनी तो सुध बुध चली गई, दूसरा ही रह गया, प्रेमी ही रह गया, प्रेम ही रह गया, वो जुनून की हालत है। और फिर लास्ट में जो आती है वो आती है मौत, जिसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में डेथ है, लेकिन सूफिज्म के सफर में डेथ नहीं है, लेकिन वो फिजिकल डेथ से ताल्लुक नहीं रखती है। दैट इज अ सेपरेट स्टेट, वो एक अलग स्टेज है जिसका नाम फना है। उस पर एक अलग से कभी वीडियो करेंगे हम लोग। तो ये बेसिक स्टेजेस हैं प्यार को बताने की, या उस भाव को बताने की जिसका हिंदी ट्रांसलेशन तो है प्रेम, और उर्दू में उसके लिए पूरा, उर्दू फारसी और अरेबिक में पूरा सफ़र है यहाँ तक का जो अध्यात्म से रिलेटेड है प्योरली। और इंग्लिश बीइंग अ वेरी शैलो लैंग्वेज, बहुत उथली भाषा है इंग्लिश, वहाँ सबके लिए लव चल रहा है। ठीक, प्रॉब्लम क्या हुई उससे? मैंने आप लोगों से ये इतनी सारी डेफिनेशंस दी, वर्ड्स बताए, शेयर करे, इसके पीछे की वजह ये है कि हमारे पास जो भी उम्र भर का इकट्ठा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, जाना हुआ, वो मिश्रित इकट्ठा हो गया। आप जाके दुकानदार को ये कह सकते हैं मुझे आपसे बहुत प्यार है, खासकर अगर वो अपोजिट सेक्स बैठा हुआ तो, या बैठी हुई हो तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, कॉमनली लव यूज टर्म हो चुकी है, ठीक है, कि आई लव द वेदर टुडे, आज मौसम से मुझे प्यार हो रहा है, भाई बहुत ही बढ़िया हो रखा। और वही फिर आप प्रेमिका के लिए भी यूज कर रहे हैं, माता पिता के लिए भी यूज कर रहे हैं, अपने पेट डॉग के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक, हिंदी में फिर वही आ जाता है, बहुत हल्की उस पर देखा जाए तो प्यार वर्ड आता। प्यार तो क्या है, किसी को किसी चीज पे भी हो सकता है किसी को अपने कपड़े से बहुत ज्यादा प्यार हो, किसी को अपने लैपटॉप से बहुत ज्यादा हो, या किसी प्राइस्ड पोजेशन से, कीमती चीज से बहुत ज्यादा हो। और फिर आ जाता है प्रेम। प्रेम इतना एंशिएंट वर्ड लगता है आज की कॉमन लैंग्वेज में, कहाँ कहते हैं लोग कि साहित्य के अलावा कहाँ इस्तेमाल होता है प्रेम वर्ड का, गानों के अलावा। गाने भी अब वो बनने बंद हो गए जो पहले चलते थे। तो ये अपने आप में जिसे कहेंगे ना भानुमति का पिटारा है, ये शब्द ही अपने आप में ऐसा है। क्लैरिटी है नहीं, नॉलेज है नहीं यूसेज की, तो सामाजिक रूप से यही डेफिनेशंस हैं जो हमारे इर्द गिर्द सुनने को मिलती हैं, और कंफ्यूज्ड हैं, डिफरेंसेस हैं इन सारे वर्ड्स के अंदर। कुल मिला के परेशान हालत है लोग इन शब्दों के जंजाल से। ये तो ही एक बात। ठीक, अध्यात्म के मार्ग पे मैंने आपसे बता दिया, स्टेजेस में डिवाइड किया है इन्होंने, जो उन्स और जुनून और इश्क और ये सारी 7 स्टेजेस आपके आगे बयान कर दी। अब एक्सप्लिसिटली बात करेंगे हम, एक्सप्लिसिटली इश्क के बारे में। ठीक, और वो जो सवाल था जिसमें पूछा गया था कि सच्चा प्यार, तो वो थोड़ी सी उसके बारे में बात हो जाए कि मेरा क्या मानना है। इश्क में भी 2 रास्ते बताए गए, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि अरेबिक है इसलिए
इन्हें डिफाइन करते हैं, आइए जानते हैं क्या है। मिजाजी यानी, मिजाज से निकला वर्ड, मिजाज यानी जरूरत। जहां जहां आपको किसी से जरूरत के तहत इश्क होगा वो इश्क मिजाजी की कैटेगरी में आएगा। जहां जहां, फिर वो जरूरत चाहे अच्छे भोग के लिए हो, फिर वो जरूरत चाहे सामाजिक कंपल्शन की वजह से, दबाव की वजह से शादी ब्याह की हो, फिर वो जरूरत चाहे अकेलेपन से भागने को बचने के लिए, अकेलेपन से बचने के लिए, तब भी यही होगा। मिजाज आपकी जरूरत है ना। तो जहां जहां आपको जरूरतें नजर आए जीवन में और उन जरूरतों के चलते हुए किसी से आप समझते हो कि आपको इश्क है, वो इश्क मिजाजी है। धीरे धीरे करके जीवन का तजुर्बा जब बढ़ता जाए और आप इन बारीकियों को पकड़ पाते हैं, यही इश्क मिजाजी, यही इश्क मिजाजी जो है वो आपके अंदर की राह भी पकड़ लेता है, जिसे नाम दिया गया इश्क हकीकी। हकीकी निकला हक से, हक कहते हैं ट्रुथ को या सच को, जो सच्चा प्यार है ना। उसकी ट्रांसलेशन अगर की जाए कि क्या होता है वो, तो इश्क हकीकी कहा जाएगा। हकीकत की मोहब्बत। हकीकत की मोहब्बत कौन सी मोहब्बत होती है भाई? वो मोहब्बत जिसमें कोई जरूरत नहीं छुपी हुई, कोई शर्तें नहीं हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हैं कि एक्स हैपनिंग होगी तो वाई होगा। है ही नहीं है कॉन्सेप्ट। है बेगर्ज है, बिना मतलब से है, बिना फायदे नुकसान को जो सोचे समझे है। मेरी गुजारिश रहेगी आप सभी से कि आप एक बार जरूर आधे मिनट के लिए जिंदगी में जिसे लगता है ना उसने प्यार किया है या प्यार में है, वो एक बार अच्छे से नजर घुमा के अपने उस रिश्ते को देख लीजिएगा और फिर ढूंढ लीजिएगा। खुद ही तय कर लीजिएगा, किसी को बताना थोड़ा ना है। खुद ही तय कर लीजिएगा कि आपने इश्क मिजाजी फरमाया है, यानी जरूरतों के तहत इश्क किया है, या इश्क हकीकी की है। ये हकीकत का भी इश्क कभी जीवन में हुआ है, देखिएगा जरूर। एक मुझे पर्सनली थोड़ा सा दुख है, तकलीफ है इस बात की कि जहां जहां मैं रिश्ते देखता हूं, आदमी और औरत के बीच के, जो मुझ तक पहुंचते हैं, डिस्कस होते हैं, बताए जाते हैं या ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं, साइलेंट ऑब्जर्वेशन में, आया हुआ है कहूंगा हवस। इश्क नहीं होती दोस्त। जिस्मानी जरूरत या शारीरिक जरूरत पूर्ति करने के लिए आप ये नहीं कह सकते हमें इश्क है। अब ये और गौर से देख लीजिएगा, बहुत और गौर से अंदर झांक के, कि जिससे आप दावेदारी ठोकते हैं इश्क की, है उससे जरूरत? और अगर है तो विद नो अपॉलॉजीज आई एम सेइंग, विद नो रिग्रेट्स, आप प्यार, इश्क या जिसे सो कॉल्ड लव कहते हैं, उसके आसपास भी खड़े नहीं होते कहीं, आसपास भी। एटलीस्ट अपने से ईमानदार हो जाओ।
सामने वाले से होना तो बहुत बड़ी बात है, अपने से तो ईमानदार हो जाओ। खुद को तो आप आंक सकते हैं अनबायस्ड होके, बिना प्रभावित हुए किसी थर्ड फैक्टर के, अच्छे से झांक के। और अगर है किसी में बगैर शारीरिक जरूरत के किसी के लिए भी कोई फीलिंग, किसी के लिए भी, खुश नसीब मानिएगा अपने आप को कि इस ऐसी उबड़ खाबड़ जी का जंजाल, भानुमति के पिटारे जैसी प्यार की सोकोड़ दुनिया में आप कुछ यूनिक रखते हैं, कुछ बड़ा कीमती रखते हैं, जो बहुत आगे तक आपको लेके जा सकता है जीवन में। सिर्फ हल्की सी डायरेक्शन की बात है, सिर्फ हल्के सी डायरेक्शन की। पिछले वीडियो में मैंने कहा था, एक्सप्लिसिटली कहा था अलग से, कि यूथ की कोई गलती नहीं है। जेन ज़ी बड़ी प्यारी जनरेशन है, बहुत अच्छा युग है। वजह है जो मुझे खास तौर पे पसंद है, वो है इनका बागीपन, विद्रोही फितरत, रेबिलियन। इनका पूर्वाभास इनके पास है नहीं, प्रिज्यूम नहीं किया हुआ इन्होंने कुछ भी। ये कहते हैं लेट्स टेक लाइफ एज इट कम्स, और अच्छा है मोटो, मुझे पसंद है। होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी ऐसा ही चाहिए। पर इनकी जो अपब्रिंगिंग करने वाले हैं ना, उन्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। इन्हें तो सीखना ही सीखना है, जो आज की जनरेशन है। इनसे पहले वाली को बहुत ज्यादा सीखना है, क्योंकि वो इनसे भी ज्यादा कंफ्यूज्ड है प्यार के मामलात में। वो इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। बच्चे कहाँ से देखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, आप बताइए मुझे। अपने इर्द गिर्द से, अपने घर से, गली मोहल्ले से, दोस्तों से। फिल्में गाने तो चलो ठीक है, सभी देखते हैं, लेकिन मेन लर्निंग सोर्स तो इनके आसपास ही मौजूद है ना। तो अगर फिर ये लोग ब्रेड क्रम्बिंग जैसी या सिचुएशनशिप जैसी या और भी देमार कैटेगरीज हैं, इन सब की बात करते हैं, तो कहां से सीखा इन्हें, कहां से सीखा इन्होंने? मेरे भाई, पहले वाली से ही सीखा, क्योंकि प्यार तो शुरू से ही चला आ रहा ना, पीछे से ही। दादा ने भी किया, पिताजी ने भी किया, आपने भी किया, फिर आगे आपकी औलादें भी कर रही हैं। आपने अपने पिताजी को देखा, आपको उनका समझ में नहीं आया, तो जो टर्म आपको फिट बैठी आपने वो की। इन्होंने भी अपने पिताजी का देखा, यकीनन इन्हें भी समझ में नहीं आया, इसलिए इन्होंने ये सारे रास्ते अपनाए, ये सारी कैटेगरीज बयान करी, बनाई। फ्यूचर सोचता हूं, मुझे हंसी आ जाती है। इनसे आगे जो जनरेशन होगी, जेन ज़ी के आगे जो, अगर शादी तब तक टिकी या इन लोगों ने कैसे कैसे करके टिका ली, ये क्या भैया परिभाषा देंगे आगे? नहीं बनेगी बात बनेगी नहीं। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर समझ, एक प्रॉपर लर्निंग सोर्स, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, जब तक इन सब को इकट्ठा करके इस जनरेशन को नहीं दिया जाएगा जो करंट में रनिंग है, और तमाशे बनेंगे। अभी तो शुरू हुए, अभी तो और बनेंगे। आने वाले 10 साल में देखिएगा क्या क्या दिखाई देगा, ढूंढिएगा। इन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है, इन्हें कोई है बताने वाला ही नहीं है। हमें भी नहीं था, हमसे पहले वालों को भी नहीं था, लेकिन अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की दुनिया है, हर सोर्स है अवेलेबल, खासकर इंटरनेट। तो इन्हें जो उससे समझ में आया, इन्होंने वही परिभाषा निकाल ली प्यार की। इनसे अगर कोई देख रहा है, और देख रहे हैं, कुछ तो देख ही रहा है, मुझे पता है जिनका,
इश्क हकीकी इन्होंने वर्ड ही नहीं सुना होगा। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें इनकी गलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता ना भाई। इस्तेमाल तो मोहब्बत ही हो रही है, प्यार ही हो रहा, यही वर्ड ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। उसकी डेफिनेशन इन्होंने घर में देख ली, माँ बाप के झगड़े, खींचा तानी, तना तनी, तू मैं। सर में दर्द हो जाता है एक बच्चे के जो घर में रहता है। सबसे गलत चीज अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को विरासत में दे सकते हैं ना, सबसे गलत चीज कह रहा हूं मैं, और सबसे अच्छी भी वही है, वो है मेरे भाई माहौल। जिस बच्चे ने घर में प्रेम देखा होगा ना, वो थोड़ा सा समझेगा भी, उस पर चलेगा भी, उससे भागेगा नहीं, उसमें गलत रास्ते नहीं पकड़ेगा। तो अपनी औलादों की ना गलती निकालना आप लोग बंद कीजिए। पहले जिम्मेदारी उठाइए, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाइए। पहले जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, पहले ड्यूटी निभानी पड़ेगी, फिर राइट मांगना, फिर अपना हक मांगना कि हमारे माँ बापों ने गए हक है, हम तुमसे कह सकते हैं। ड्यूटी जब निभा लें सिर्फ तब, जिम्मेदारी यानी अपनी निभा लें तो। 12-13 साल एडोलेसेंस जिसे कहते हैं, चढ़ती उम्र जिसे हिंदी में अमूमन कह दिया जाता है, बड़ी सेंसिटिव स्टेज होती है, इमोशंस के लिए भी, साइकोलॉजी के लिए भी, इंटेलिजेंस के लिए भी, और सेक्सुअली भी। बहुत नाजुक एज होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी चीजें जिन चारों की बात की गई ये शुरू हो रही होती हैं ह्यूमन बॉडी में। 7 की उम्र तक तो, 1 से 7 तक की उम्र तो बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपर अरेंजमेंट बॉडी के अंदर देने के लिए लग जाता है। ब्रेन को पूरा डेवलप होने के लिए, सारे हिस्से खुलने के लिए लग जाता है, हड्डियों को बड़ा करने के लिए लग जाता है, दांतों के गिरना, और ये सब बॉडीली डेवलपमेंट होती है। 7 से 13 की जो उम्र होती है, बल्कि 14 की, 7 से 14 की जो उम्र होती है, इसमें सारी चेंजमेंट आती हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इमोशन भी आते हैं, इंटेलिजेंस भी डेवलप होती है, साइकोलॉजी भी डेवलप होती है, और बॉडी भी अपने आप को डेवलप कर रही होती है भविष्य में रिप्रोडक्शन के लिए। तो एक बच्चा बहुत सारे दबावों में से गुजर रहा होता, कंफ्यूज्ड होता है वो। और जिन परिवारों में, और अक्सर मैक्सिमम परिवारों में, वो माहौल नहीं होता कि इसके बारे में डिस्कशन कर दी जाए। और हिंदुस्तान तो अव्वल है हिपोक्रेसी में, पाखंड में। प्रेम प्रेम प्रेम, इनके सारे ग्रंथ उठा लो, कालिदास से लेके और तुलसीदास और जो भी जितने भी हैं, तुलसीदास जी तो नहीं खैर, और भी जिन्होंने प्रेम के ऊपर वाक वचन किए हैं थ्योरी के, या मोटे मोटे ग्रंथ लिख के छोड़ दिए हैं। बात भी कर लो जरा इसके बारे में, होता क्या। ज्यादा ना कीजिए, थोड़ी सी कर लीजिए। आप तो कविराज हैं, आप तो कह के चल दिए हैं भाई। जो आज का इंसान है वो कैसे समझे ना, कैसे समझे बताइए। आज इस 21वीं सदी में कैसे समझाएंगे आप कालिदास की कविताएं। वो वोकैबुलरी ही पकड़ में नहीं आएगी। आज की जनरेशन को भाषावली समझ में नहीं आएगी, किस भाषा की बात हो रही है भैया, हंसेंगे वो जोर जोर से। और कुछ नहीं भी करते ना, अगर जो भी टीनेज से संबंधित लोग हैं, फिर चाहे वो माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, टीचर्स हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं, उनके संगी साथी हैं, उनके बड़े, अप्रोच बदलिए अपनी यंग जनरेशन के लिए। विद्रोही है वो, नहीं मानेगी। हाँ, लॉजिक दे दोगे, समझा दोगे,
बात उतर जाएगी तो आप यकीन मानिएगा ये जनरेशन वो बनने की काबिलियत रखती है जो शायद हमारी जनरेशन में भी नहीं थी। लेकिन वक्त का, कुदरत का भी एक निज़ाम है। ये घटना भी बड़ी गहरी घटना है, सदियों सदियों से गुजर रही है। वक्त के साथ साथ, सालों के साथ, कई 100 सालों के साथ साथ, हर साल मानव चेतना, जिसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जिसे आप कह सकते हैं नफ्स, जो उर्दू में ट्रांसलेशन जिसका जो बहुत ज़्यादा होता है अरेबिक उर्दू में, इसके शिखर गिरते जाते हैं सालों के साथ साथ। यानी आदि मानव की चेतना यहाँ थी, कई 100 साल बाद यहाँ आई, कई 100 साल बाद यहाँ आई, कई 100 साल बाद यहाँ आई आज की जनरेशन की। तो ये जो गिरावट हुई है ना, ये वर्ष दर वर्ष हुई है। ऐसा नहीं है 100 साल में एक बार गिर रही है, वर्ष दर वर्ष। और जैसे जैसे ह्यूमन रेस एडवांस हुई है, ये गिरती चली गई। तो आप किसी को नहीं कह सकते, हमें कोई हक नहीं है यंग जनरेशन को ताना मारने का कि तुम्हें क्या ही पता है ना, बहुत कुछ पता, इन्हें बहुत कुछ पता है, बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन है। पर अंडर गाइडेड है, गाइडेंस वाला इन्हें कोई है नहीं। मेरी नज़र में तो मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं जो इन पे मेहनत करने को खुश हैं, इनका साथ देने को खुश हैं। और साथ तो भी दिया जाता है ना, पहले समझ तो लो इन्हें। बगैर समझे कैसे इनका हाथ थाम लोगे और क्यों अपना हाथ बढ़ाएंगे? तो भाई जो भी लोग इनसे बड़े हैं, मेरी गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, थोड़ा सा झुक के मिल लो यार, दोस्ती कर लो इनसे, क्या चला जाएगा। आपकी जनरेशन में तो आपको मिला नहीं पीछे वालों से, देने वाले ही बन जाओ, सीख लो कुछ इनसे, सीख लीजिए, उन्हें सिखा दीजिए। दोनों बातें हैं, सीख भी लीजिए ना। इनकी फास्टनेस मुझे बड़ी पसंद है, तुरंत से पहले काम करते हैं, तुरंत नहीं, तुरंत से भी पहले सब हाजिर जवाब है इनके पास। इन्हें दौड़ मिली है विरासत में हमसे। अगर कोई मुझसे पूछे, आज की जनरेशन को दौड़ मिली है अपनी विरासत से, एक अंधी दौड़, प्यार की भी, पैसे की भी, दोनों की। हिंदुस्तान एक वक्त में बहुत अमीर था और एक वक्त में बिल्कुल कंगाल हुआ जब हमें आजादी मिली। उसके बाद से लेके अब तक डिफरेंस अमीरी और गरीबी का फाइनेंशियली बहुत ज्यादा है जनता के बीच। तो जिन्होंने गरीबी में अपना वक्त काटा है ना, उनसे बहुत ज्यादा खुले मिजाजी और खुले दिल की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। पेट तो भर जाए पहले, खुला दिल तो आदमी फिर करेगा, उससे पहले तो कर ही नहीं पाएगा। कैसे करेगा बताइए आप लोग, सोचिएगा जरूर इस बारे पर। जब तक जरूरतें, बेसिक जरूरतें जीवन की पूरी नहीं हो जाती हैं, अरे भाई अध्यात्म तक में कहावत है, भूख के पेट ना हो में भजन। भूखे पेट भजन तक नहीं हो पा रहा, आप प्यार की बात कर रहे हैं। तो जो जनरेशन पीछे से दिया ना, उन्होंने अंधी दौड़ दे दी इन्हें। देखा ना, एक बच्चे ने बड़े होते होते अपने घर में देखा कि माँ बाप का झगड़ा आधे वक्त तो इस बात पे हो रहा, पैसा 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 पैसा। तो उसे एक चीज समझ में आ गई चढ़ती उम्र में, बोला यार पैसा कमाओ, भाड़ में गए सारे माँ बाप इसी से परेशान है, कोई इंपॉर्टेंट चीज ही होगी, कमाओ। और मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नहीं मना कर रहा, मैं नहीं कह रहा भैया, मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ इस बात के गरीबी अपनाओ, होगा किसी का, नारा मेरा नहीं। पैसे कमाओ, जितनी जरूरत है उतने कमाओ, खुल के कमाओ, वैभव करो जिंदगी का, करो, करने के लिए बना है सब, सब इंजॉय करने के लिए हैं। आप इंसान है, पैदा किए गए हैं इस धरती पे सब कुछ इंजॉय करने के लिए। लेकिन इंजॉय और एडिक्शन में भी फर्क होता है, मजे लेने में और आदत पड़ जाने में फर्क होता है।
हम सबके अंदर एक एनर्जी है, हर चीज के अंदर एक एनर्जी है। इवन जिन्हें सो कॉल्ड साइंस की टर्मिनोलॉजी कहती है नॉन लिविंग थिंग्स, अब इतने 100 साल बाद साइंस को भी समझ में आया उसमें भी एनर्जी है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बगैर एनर्जी के है। फिर चाहे कुर्सी है, टेबल है, पंखा, कुछ भी है, चाहे आप उसे नॉन लिविंग की कैटेगरी में डालते हैं चाहे लिविंग की कैटेगरी में डालते हैं, एनर्जी तो सब में है। क्योंकि हर एक चीज एटम से बनी हुई है, अणु से बनी हुई है। और अणु के जो विश्लेषण चल रहे हैं ना, आप जरा साइंस की रिसर्चेस देखिए रिसेंट 5-7 साल की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्या बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं उसके। कहाँ गहराई तक साइंस ने वहां पैर मार दिए जहां पे जिसे कहते हैं तथा कहीं धर्म पहुंचा भी नहीं है, शक्ल भी नहीं देखी उसने उसके। अगर हर चीज में एनर्जी है तो यकीनन इश्क में भी कोई एनर्जी होगी। एक फिनोमिना है हालांकि, और मैं कह रहा हूं आपसे है। सुना है मैंने लोगों को अक्सर कहते हुए, आई हैव फॉलन इन लव। पसंद नहीं है ज्यादा स्टेटमेंट मुझे, इसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स की वजह से। प्यार में होना तो अच्छी बात है, लेकिन स्टेटमेंट अपने आप में मुकम्मल नहीं लगती मुझे। गिरना ही क्यों है हर बार प्यार में? कहना तो ये चाहिए आई एम फ्लाइंग इन लव, कि उड़ना चाह रहा हूं या मैं उड़ा हूं। चॉइस ऑफ वर्ड से हटके भी मनोगत भाव होते ही हैं आदमी के, क्योंकि जब ये होता समझ में तो आता नहीं हो कैसे क्या, बस हो जाता। और जैसे हालात हैं, जैसे अभी इतना लंबा डिस्कशन चल रहा है कि शब्दों के जंजाल से आदमी बाहर नहीं आ पा रहा, तो भैया गिरते हो सभी है, ठोकरें सभी खाते हैं, सभी के दिल टूटते हैं। कईयों कम टूट जाते हैं, कईयों के ज्यादा टूट जाते हैं, कईयों के जल्दी टूट जाते हैं, कईयों के देर सवेर टूटते हैं, लेट टूटते सबके हैं। बहुत कम ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे हाँ इश्क का सफर मेरा पूरा हो गया। शायद ही कोई विरला निकल आया, शायद। मैं वो बात नहीं कर रहा कि भैया स्कूल में प्यार हुआ, कॉलेज टाइम में शादी हो गई और घर बस गया, ये बेकार की बातें नहीं। इश्क जिस वर्ड पे बात चल रही है सिर्फ उसके मुतालिक कह रहा हूं मैं, जो इश्क हकीकी है, जिसे हिंदी में प्रेम कहा गया है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे बड़ी क्लियर कट। फॉलिंग इन लव बहुत हो गया, थोड़ा फ्लाइंग इन लव करो यार, थोड़ा समझो चीजों को, थोड़ी सी अपने पे मेहनत कर लीजिए। अपने पे तो करने में कुछ नहीं जा रहा, आप ही लोग कहते हैं कि भाई टाइम बड़ा कीमती, अपने पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं करो, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है ये देख के करो। थोड़ा सा अगर इतने रेबिलियस हैं आप लोग, तो थोड़ा सा रेबिलियन अपने आप को भी जानने में लगा लीजिए। और किताबों से बड़ा लगाव है जेन ज़ी को, किताबों से बड़ा लगाव है। मैंने देखा है मोस्टली दिल्ली एनसीआर में आप घूमते लड़कों को देखेंगे, बच्चियों को देखेंगे, तो हाथ में एक किताब जरूर पकड़ी होगी। मोस्टली, ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी अधिकतर मॉल के अंदर दिखते हैं मुझे, ज्यादा नहीं तो 20% तो मैं कहूंगा कि अगर दिखते हैं तो उनके हाथों में दिखती है मुझे। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉनर देखनी पड़ेगी, कैटेगरी देखनी पड़ेगी उसकी, कौन सी पढ़ रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत बढ़िया टाइटल है किताब का। कितने लोग हैं जिनकी पढ़ के जो वाकई रिच हो गए सिवाय राइटर के? ये सोचा कभी किसी ने? जिसने वो किताब लिखी वो तो भैया कमा गया। जिसने हैरी पॉटर लिखी वो तो अरबपति है। जिसने हैरी पॉटर पढ़ी या देखी उसने जादू सीखा? सोचने की बात है। तो हर किताब सटीक है, बेहतर ही बता के जाएगी,
ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये जानने में एक अरसा लग जाता है किताब कौन सी पढ़नी चाहिए। और मैं आप सभी से कहता हूं, किताब तो पढ़ ही लेंगे, जिंदगी पढ़ी है, थोड़ा सा इसे भी पढ़ लीजिए। ये तो आपका अपना है, शरीर भी, इसके अंदर के भाव भी, इसके अंदर की फीलिंग्स भी, ये अपने आप में बहुत बड़ी किताब है। तो कमाल की बात है, जिंदा किताब है, इसे पढ़िए, कोशिश कीजिए, थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए, आपको मजा आने लग जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे आपको अपनी जिंदगी के लिए, नई नई चीजें होंगी, नए नए खुलासे होंगे। और कुछ ना भी करो, मैं कहता हूँ शुरुआत यहीं से कर लो। दिन भर में कितने थॉट्स आते हैं, विचार कितने आते हैं, एक बार इन्हें लिख के देख लीजिए। छुट्टी का दिन है भाई, जो किताब वगैरह वाले बच्चे हैं जिन्हें बहुत पढ़ने का शौक है, बहुत जानना चाहते हैं जिंदगी के बारे में और किसी को गाइड नहीं मानना चाहते, वेरी गुड, मानना ही मत, कुछ फायदा नहीं है आप लोगों के लिए, वैसे तो बहुत फायदे हैं। तो आप एक काम कर लीजिए ना, किताब कॉपी पेन तो सभी के घर में है यार, सभी के पास है, आप लोगों के पास। एक दिन सुबह से शाम तक बैठ के कुछ नहीं करना, जो जो थॉट्स आपके माइंड से निकले, जो जो विचार गुजरे, उन्हें पेन डाउन कर लीजिए और फिर शाम को बैठ के उन्हें पढ़िए। और ये सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं, सभी के लिए कह रहा हूं। हैरान हो जाएंगे आप, हैरान कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, ये हूं मैं, ये हूं मैं। जिसे लगता हो ना मैं बहुत सही जा रहा हूं जिंदगी में, सब बढ़िया, कुछ नहीं जाता। एक दिन तो अपने लिए स्पेयर कर ही सकते हैं आप जिंदगी का। सुबह से शाम तक के जब एक विचार आए लिख दो, देखना शाम तक क्या इकट्ठा होता। इंसान पागलपन की कगार पे है, बिल्कुल बिल्कुल वहां खड़ा हुआ है जहां से नीचे सिर्फ एक बहुत गहरी खाई है, जहां से बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। एक गहरी अंधेरी खाई। ना यकीन हो तो करके देख लीजिएगा जो आपसे कहा, आपको अंदाजा हो जाएगा आप कहां खड़े हो। सामाजिक दबाव, एंटरटेनमेंट के सोर्सेस, इंटरनेट की दुनिया, किताबों में लिखा गया दुनिया जहान का देमार प्रेम, एक बच्चे को एहसास करा देता है, एक यंगस्टर को एक एहसास करा देता है कि कुछ है भाई इस जीवन में जो आप मिस कर रहे हैं। सभी को हो रहा, तुझे नहीं हो रहा। बैकग्राउंड उसके पास है नहीं, समझने समझाने वाला उसे कोई है नहीं। कहां जाए वो, क्या करे फिर? जो आज कर रहा है वो क्या गलत कर रहा है? जो आज कर रहा है क्या गलत कर रहा है वो? कुछ भी नहीं, शायद कुछ भी नहीं। बस ये है कि उसे खुद को भी नहीं पता जा कहां रहा है। एनर्जी लगनी तो चाहिए थी जिंदगी के सफर में, सफर मीन्स जर्नी, और लग कहां रही है एनर्जी? सफर में, इंग्लिश वाला SUFFER। अफसोस आता मुझे अपने चारों तरफ की दुनिया देखकर, जिस राह पे चली हुई है, अनडायरेक्शनल, सो मच chaos, सो मच सस्पिशन। माँ बाप को बच्चों पे भरोसा नहीं, बच्चों को माँ बाप पे नहीं है, प्रेमिका का प्रेमी को नहीं है, स्टूडेंट का टीचर पे नहीं है, तो फिर है क्या, बचा क्या? ऐसी तो हम दुनिया में रह रहे हैं। रही बात समाज की,
समाज की बेसिक नीड आप हैं। क्या है समाज? समाज है क्या? इंसानों के एक समूह के रहने का तरीका और उसकी सोच को ही समाज कहते हैं ना। फिर चाहे वो स्टेट लेवल पे सोच लीजिए या कंट्री लेवल पे या वर्ल्डली लेवल पे, उसी को समाज कहते हैं ना। बेसिक क्या है उसका? बेसिक है आप, और अपनी हालत हर कोई जानता। इश्क एक सफर है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन, बहुत ही निराला, यूनिक। चलने के लिए हिम्मत चाहिए, इसके सफर पे चलने के लिए। तो कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल भी इश्क ना चिल्लाएं, उनके लिए रास्ता है ही नहीं। कुछ और कर लो, छोड़ो, नहीं हो रहा नहीं सही, नहीं हुआ तो नहीं सही, क्या जरूरी है सबको हो जाए? कोई लिखा हुआ है किसी किताब में सबको होना ही चाहिए? लेकिन वो सोशली इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रखा है कि यार सभी हैं, सभी के साथ कोई है, मैं अकेला रहेगा, ये वो फलाना ढमका, 500 1000 बातें। सोशल प्रेशर है, आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। हर इंसान, मर्द या औरत, मेल या फीमेल, अपने आप में पूरा है। और ये तजुर्बा करके, एक्सपीरियंस करके जानने की चीज है। उससे पहले वर्बली ये बात दोहरा देना भी एक किताब में लिखी हुई बात जैसा कहलाएगा। होना चाहिए प्यार का सफर एक इंसान की जिंदगी में, जरूर होना चाहिए, लेकिन वो उधार का नहीं होना चाहिए, वो पूर्वाभासों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। किसी भी फिल्म के, गाने के, रोमांटिक नॉवल के, माँ बाप के रिलेशन के, आसपास को देखे हुए के। बहुत खूबसूरत भाव है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ से ना, जहाँ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले मैं, यहाँ तक ले जाने का मादा रखता है, ताकत रखता। मेरी शुभकामनाएं हैं हर उस इंसान के लिए, और इज्जत करता हूं मैं हर एक इंसान की जिसने गाहे अगाहे, जैसा भी उसे पता था, जितना भी उसे पता था, चाहे मिजाजों में ही था, जरूरतों के तहत था, जिसने कभी ना कभी जिंदगी में इश्क फरमाया, सच्चा झूठा जैसा भी फरमाया, सफर पे तो निकला। तो दुनिया को, समाज को कोई हक नहीं बनता ये सर्टिफाई करने का कि भाई साहब इसका इश्क कैसा था, इसे तो ये जरूरत होगी, तुम क्या लेना देना? आप कौन है बताने वाले किसी को कि उसका इश्क कैसा था? ठीक है, जरूरतों के तहत था, कुछ तो था उसमें। इश्क मिजाजी भी, इश्क मिजाजी भी, यानी जरूरत से हुआ हुआ इश्क भी बहुत काम आ जाता है परमात्मा तक ले जाने के सफर में। वही सीढ़ी बन जाता इश्क हकीकी की, जहां आपकी कोई जरूरत नहीं रह जाती किसी से, कोई गर्ज नहीं रह जाती किसी से। कोई कैसा ही कह दे तुम्हें, कैसा ही ट्रीट कर दे, माने ना माने,
जाने ना जाने। वाह, बुल्ले शाह का मुझे एक याद आता है, इश्क भी अवल्ला ऐदे खेल भी अवल्ले, कि इश्क भी निराला है, इसके खेल भी निराला ही है। बहरहाल मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सफ़र में हैं इश्क के, वो मंजिलों को पहुँचें, और जिन्होंने शुरू नहीं किया उनकी शुरुआत हो जाए, और जो पहुँच गए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग पहुँचे तो हम तक भी ये खबर पहुँची।